हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम न्यू चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट। तो चलिए समझ लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है कि एक बिजनेसमैन को अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जितने भी लोगों से, फोर्सेस, फैक्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशन से डील करना पड़ता है, वो सारे लोग या फिर इंस्टीट्यूशंस उसके बिजनेस एनवायरनमेंट में आते हैं। तो क्या मतलब हो गया, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए शॉप का। एक मार्केट में एक शॉप है, तो उस शॉप का जो ओनर होगा वो कस्टमर्स से भी डील करेगा, वो कॉम्पिटिटर्स से भी डील करेगा, वो सप्लायर्स से भी डील करेगा, वो गवर्नमेंट से भी डील करेगा। तो वो अलग अलग फैक्टर्स और इंस्टीट्यूशन से डील कर रहा है ताकि उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाए। तो आप देख रहे हैं, तो जितने भी लोगों से वो डील कर रहा है या फिर इंस्टीट्यूशन से वो डील कर रहा है, वो सब लोग उसके बिजनेस एनवायरनमेंट में आएंगे। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब हो गया? इट रिफर्स टू द फोर्सेस, फैक्टर्स एंड इंस्टीट्यूशंस with which the businessman has to deal with to achieve its objectives। क्या मतलब है इस बात का कि अपने बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए बिजनेसमैन जितने भी फोर्सेस, फैक्टर्स या फिर इंस्टीट्यूशन से डील करेगा, वो सब उसके बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। तो एनवायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है? एनवायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से स्कैन करना, यानी कि उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग और अवेयरनेस रखना। आपको पता होना चाहिए कि आपका कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, या फिर कस्टमर्स का किस तरह से बिहेवियर है और सप्लायर्स का क्या बिहेवियर है। आपको अपने सारे ही जितने भी फैक्टर्स हैं आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में, सबकी कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए, कंप्लीट अवेयरनेस रखनी चाहिए, ताकि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स का आपको पहले से पता हो सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो इन्वायरमेंटल स्कैनिंग का मतलब है इट इज़ द कंप्लीट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक कंप्लीट अवेयरनेस और अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को हम इन्वायरमेंटल स्कैनिंग कहते हैं। चलिए देख लेते हैं नेचर, फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस। जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं बिजनेस की, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स हो, कस्टमर्स हो, सप्लायर्स हो, गवर्नमेंट हो, एक्सटर्नल फोर्सेस, जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं वो सब एक साथ इकट्ठे मिलके बिजनेस इन्वायरमेंट बनाती हैं। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में क्या आता है? बिजनेस की सारी एक्सटर्नल फोर्सेस जो कि बिजनेस को डायरेक्टली, इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से इफेक्ट कर रही हो। सेकेंड, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। तो स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस क्या होती हैं? स्पेसिफिक फोर्सेस का मतलब होता है जो पर्टिकुलरली किसी एक बिजनेस को या फिर आपके बिजनेस को या फिर किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करे। अगर कोई चेंज आएगा, अगर कोई स्पेसिफिक चेंज आएगा, स्पेसिफिक फोर्स में चेंज आएगा, तो सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस यूनिट इफेक्ट होती है। लेकिन अगर जनरल फोर्सेस में चेंज आता है तो पूरी इंडस्ट्री, पूरा मार्केट और सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस इफेक्ट होती हैं। क्या एग्जांपल है इसका? कि स्पेसिफिक फोर्सेस में ज़्यादातर ह्यूमन फोर्सेस आती हैं, जैसे कि कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। तो अगर आपका बिजनेस है और अगर आपके सप्लायर्स से कोई मसला हो गया है, वो आपके साथ डील नहीं करना चाहते हैं, या फिर आपके कॉम्पिटिटर्स की कोई बात है, या फिर आपके कस्टमर्स की कोई बात है, तो वो ह्यूमन यानी कि स्पेसिफिक फोर्सेस में आ रही है। तो आपके सप्लायर्स या कस्टमर्स के बिहेवियर में चेंज आने से सिर्फ आपकी फर्म पे इफेक्ट आता है, पूरे मार्केट पे नहीं। वहीं जनरल फोर्सेस होती हैं नॉन ह्यूमन, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, सोशल। इन चीज़ों में जब चेंज आता है तो पूरी इंडस्ट्री या फिर सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे फ़र्क पड़ता है। जैसे कि जब जीएसटी आया था तो वो एक जनरल फोर्स थी। जब जीएसटी आया था तो क्या हुआ था कि सिर्फ एक पर्टिकुलर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे फ़र्क नहीं पड़ा था, पूरी इंडस्ट्री, पूरे मार्केट यानी कि सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस पे काफ़ी बड़ा चेंज आया था। तो क्या मतलब हुआ स्पेसिफिक फोर्सेस का? स्पेसिफिक फोर्सेस में ह्यूमन फोर्सेस आती हैं और ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर बिजनेस को इफेक्ट करती हैं, और जनरल फोर्सेस में नॉन ह्यूमन फोर्सेस आती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल वगैरह। तो ये जो हैं ये सारी बिजनेस यूनिट्स को इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट, इंटर रिलेशन। जितने भी फैक्टर्स होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के, वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होते हैं। अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब हो गया
कि आपको पता नहीं होता क्या चेंज आने वाला है। एक बार को आप ये भी पता लगा लेंगे कि क्या चेंज आने वाला है, लेकिन वो चेंज जो आएगा वो आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से इफ़ेक्ट करेगा ये बात आपको बिल्कुल नहीं मालूम होती है। तो इसीलिए अनसर्टेनिटी होती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। डायनामिक का क्या मतलब है? बिजनेस एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो डायनामिक है, यानी कि बहुत जल्दी चेंज होता रहता है, फ्लेक्सिबल नेचर है, कोई रिजिड नेचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई कभी चेंज नहीं होगा। बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत जल्दी चेंजेस आते रहते हैं, जैसे लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में, फूड प्रेफरेंसेस में, फैशन में, और ये सारी चीज़ों में चेंज बहुत जल्दी आते रहते हैं। कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है कि बिजनेस एनवायरनमेंट को इसलिए कॉम्प्लेक्स कहा गया है कि एक बार को आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या चेंज आने वाला है, लेकिन वो चेंज आने के बाद वो आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से इफ़ेक्ट करेगा, और फिर आपको उसमें क्या मैनेजरियल डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्या उसको किस तरीके से डील करना पड़ेगा, ये आपको नहीं मालूम होता है। इसलिए बिजनेस एनवायरनमेंट को कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। रिलेटिविटी का मतलब है कि कोई एक चेंज कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिफरेंट जगहों पर अलग अलग तरह से इफ़ेक्ट डालती है। जैसे कि एक चेंज आया कि लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आया, और वो लोगों ने सोचा कि अब वो लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं। तो अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाएंगे तो क्या होगा कि कोल्ड ड्रिंक की जो डिमांड है वो कम हो जाएगी, वहीं पर जूस की डिमांड बढ़ जाएगी। तो आपने देखा कि एक चेंज के आने से, जो कि था लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होना, वो चेंज के आने से कोल्ड ड्रिंक, मतलब एक इंडस्ट्री, कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री एकदम नीचे चली गई और जूस वाली इंडस्ट्री एकदम ऊपर हो गई। तो एक ही चेंज कंट्री टू कंट्री, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट डाल सकती है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो चलिए देख लेते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। बिजनेस एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है क्योंकि अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को देखकर नहीं चलेंगे, उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग या फिर अवेयरनेस नहीं रखेंगे, तो फिर आप मार्केट में कम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। आप पता ही नहीं लगा पाएंगे कि आने वाले मौके क्या हैं, यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, और ख़तरे क्या हैं, यानी कि थ्रेट्स क्या हैं। अगर आप पता ही नहीं लगा पाएंगे तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और फिर आप इसलिए मार्केट से बाहर निकाल दिए जाएंगे। आप अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ कम्पीट नहीं कर पाएंगे, आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो उसी तरीके के कुछ और भी इंपॉर्टेंस है, चलिए देख लेते हैं। So first importance is enables the firm to identify opportunities and getting first mover advantage। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि भाई आप अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करिए, आप उसकी एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करिए, और फिर आप ये देखिए कि क्या आने वाली ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज़ है जिसका बेनिफिट बिजनेस उठा सकता है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि व्हाट्सएप जो है वो डेवलप हुआ था, तो व्हाट्सएप वाज द फर्स्ट ऐप जिसने ये रियलाइज़ किया था कि मोबाइल चैट ऐप की ज़रूरत है। उससे पहले क्या हुआ करता था कि भाई आप मोबाइल पे अगर आप मैसेज कर रहे हो तो वो बहुत महंगा पड़ा करता था, और अगर आप सोशल मीडिया पे कर रहे हो तो फिर वही वो इंटरनेट चार्जेस ज़्यादा जाते थे, और वो एक कंप्लीट सोशल मीडिया थी। तो मोबाइल चैट ऐप व्हाट्सएप पहली थी। तो व्हाट्सएप ने क्या करा, एक फ़र्स्ट मूवर एडवांटेज लिया था, यानी कि वो पहली थी अपनी तरीके की। अभी तक उसने इतना बड़ा शेयर मार्केट में गेन कर लिया कि अभी तक उसके कोई कंपटीशन में आ ही नहीं पाया। बहुत सारी ऐप्स बनी लेकिन उतनी सक्सेसफुल कोई नहीं हुई जितनी अभी तक व्हाट्सएप है। तो उसी तरीके से आप ये समझिए कि अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ पता चल पाएँ और फिर एक बिजनेसमैन सूटेबल फर्स्ट मूवर एडवांटेज ले पाए। सेकेंड, हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। बिजनेस एनवायरनमेंट को आप जब स्कैन करते हैं तो आप आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट्स को, क्या आने वाले ऐसे खतरे हैं, और फिर देखते हैं कि भाई उनके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। तो आप आने वाले बिजनेस एनवायरनमेंट के थ्रेट्स को आप एक अर्ली वार्निंग सिग्नल की तरह लीजिए, आप एक सिग्नल की तरह लीजिए कि ये मेरे पास ये खतरा आने वाला है जो कि मेरे बिजनेस को एडवर्सली इफेक्ट कर सकता है। फिर आप सूटेबल पॉलिसीज़ बनाइए। तो क्या हो सकता है ऐसा, जैसे कि भाई मारुति जो कंपनी थी उसको पता चल गया था, पहले ही उसने अपना बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैन किया और उसको पता चल गया था कि एक फॉरेन कार मेकिंग कंपनी इंडिया में आने वाली है। तो उसने तुरंत ही क्या करा कि उसके आने से पहले उसने अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था, और फिर अपनी जो सप्लाई थी बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी सब जगहों पे। तो क्या हुआ कि उसने इतना ज़्यादा मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था कि जो नई फर्म आई वो उतना उसको नीचे नहीं गिरा पाई।
तो क्या किया उसने कि भाई अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने के बाद ऐसा पॉलिसी बनाई और ऐसा मैनेजरियल डिसीजन लिया जिससे कि उसके बिजनेस को फ़ायदा हुआ। तो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। थर्ड इज़ हेल्प्स इन टैपिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्सेज। आप अगर रिसोर्सेज सप्लाई करते हैं तो आप ये देखिए कि क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है। आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग करने की ज़रूरत होगी। उस स्कैनिंग करने से आपको ये पता चलेगा कि पब्लिक डिमांड किस चीज़ की कर रही है, और फिर जिस हिसाब से डिमांड हो रही है उसको बनाने में क्या रॉ मटेरियल लगता है, आप वो सप्लाई करिए, आप वो रिसोर्सेज सप्लाई करिए। जैसे सपोज़ करिए कि भाई आप टीवी की डिमांड हो रही है तो एलईडीज़ की और 3D टीवीज़ की डिमांड हो रही है, तो जो एक सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर होगा वो अगर आपसे रॉ मटेरियल लेगा तो वो 3D टीवीज़ और एलईडीज़ का लेगा, वो ब्लैक एंड वाइट टीवीज़ का नहीं लेगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्कैनिंग करनी है एनवायरनमेंट की कि लोगों का टेस्ट एंड प्रेफरेंस किस हिसाब से चल रहा है, डिमांड क्या आ रही है, और फिर उसके हिसाब से आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड करने हैं। फिर हेल्प्स टू एडजस्ट एंड अडेप्ट द रैपिड चेंजेस। भाई इन्वायरमेंट में बहुत जल्दी रैपिड चेंजेस आते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल स्कैनिंग नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही नहीं चल पाएगा कुछ भी कि आपको क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे अगर आपकी एक गारमेंट मेकिंग कंपनी है तो आप इन्वायरमेंट के साथ पूरा साथ के साथ चलिए, क्योंकि गारमेंट मेकिंग कंपनीज़ का क्या होता है कि फ़ैशन ट्रेंड बहुत जल्दी चेंज होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज होता है। आज ये फ़ैशन है कल कुछ और हो जाएगा, आज ये डिमांड है कल कुछ और हो जाएगी। तो कंपनी को या मैन्युफैक्चरर को साथ के साथ चलना पड़ता है फ़ैशन चेंज के। तो क्या करना है कि भाई आप अडेप्ट करिए रैपिड चेंजेस को, बहुत जल्दी रैपिड चेंजेस हो रहे हैं तो आप उसको अडेप्ट करिए और उसके हिसाब से डिसीजंस लीजिए जो आपके बिज़नेस को फ़ायदा दें। तो ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, ये सब कुछ बिज़नेस एनवायरनमेंट के थ्रू ही पॉसिबल है। अगर आप बिज़नेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग नहीं करेंगे तो आपको रैपिड चेंजेस का भी नहीं पता चल पाएगा। देन असेसिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। भाई इन्वायरमेंट किस तरीके का है, क्या बिहेवियर है आपके सप्लायर्स और कंज्यूमर्स का, क्या डिमांड आ रही है, क्या टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, ये सारी चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए फिर पॉलिसीज़ और प्लान्स बनाएंगे, सूटेबल प्लान्स एंड पॉलिसीज़ जो कि आपकी फर्म को मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट दें। देन इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस। ये सारी चीज़ें जब आप करते हैं कि भाई अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ को ट्रेस करते हैं, फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेते हैं, आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करके रखते हैं, आप ये सारे ही स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो क्या होगा, आपके फर्म में परफॉर्मेंस की ऑलरेडी इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, आपकी फर्म इम्प्रूव करने लगेगी या उसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने लगेगा, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे और आप ज़्यादा मार्केट शेयर कम कैप्चर कर पाएंगे। तो इससे ये सारी चीज़ें किसके थ्रू पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस इन्वायरमेंट के थ्रू पॉसिबल है। तो ये तो थे भाई हमारे इंपॉर्टेंस बिजनेस इन्वायरमेंट की। तो आज हमने पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस। आई होप आपको समझ आया होगा। अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।